नमस्कार, मैं रुपेंद्र आप सबका रुपेंद्र क्लासेज पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि अभी आप सबका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का संपन्न हो चुका है। आज हम इसके सॉल्यूशंस बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है कि पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। पहला सवाल फर्स्ट शिफ्ट का 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो जैसे कि हमें नाम से ही स्पष्ट है, तांबे का युग पहली बार किया गया था। तो आप ताम्रपाषाण युग में ही इसका प्रयोग सबसे पहली बार करेंगे। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है? ए नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन आपके राजगीर में किया गया था। इस समय अजातशत्रु शासक थे हर्यवंश के। जब पहली बार जब उनकी क्या कहते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उनके कथनों को, उनके संदेशों को एकत्र करने के लिए पहली बार सभा बुलाई गई थी, जिसको राजगीर में बुलाया गया था। राजगीर उस समय मगध की कैपिटल हुआ करती थी, मगध की राजधानी हुआ करती थी, जिसको आज बाद में राजगृह और फिर पटना के नाम से जाना गया है। वर्तमान में पटना जो है वो पहले का मगध और राजगीर था, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल कि अगला सवाल क्या है। तो इसमें आपका राजगीर सही हो जाता है। अगला सवाल क्या है, कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। यानी देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं को प्रिय लगने वाला। कौन? देवताओं को प्रिय लगने वाला। या ये कह सकते हैं कि देवताओं को जो अच्छा लगे, ठीक है। वो नाम किसको कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो ये सम्राट, सबसे सर्वाधिक जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया भारत में, वो मौर्य सम्राट अशोक थे। तो मौर्य सम्राट अशोक को क्या कहा जाता है? मौर्य सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल क्या है कि चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से चौथा सवाल है संगमरमर पर पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। यानी कि उसने हीरे मोती एक अपने सिंहासन पर जड़वा दिए थे। हीरे से मोती, रंगीन पत्थर काफ़ी जो होते हैं, चमका करते हैं पत्थर, हीरे से लेकर के जो भी बहुत कीमती पत्थर होते हैं उनको यानी पित्रा दूरा कहा जाता था। उस प्रक्रिया को, सिस्टम को पित्रा दूरा कहा जाता था। तो ये काम मुग़ल शासक शाहजहाँ ने करवाया था। मयूर सिंहासन बनवाया था, तो शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन बनवाया, जिसमें कि इन्होंने बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात लगवाए, जिसको कि नादिर शाह लूट कर ले गया था। 1739 में लूटकर नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को हरा करके, उस समय मोहम्मद शाह रंगीला शासक थे, तो इनको हरा कर ले गया था। मयूर सिंहासन तक थे तो सभी लूट कर ले गया था। ईरान का शासक था नादिर शाह। तो बनवाया किसने था? शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इसमें आपका शाहजहाँ आंसर सही हो जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि पांचवा सवाल है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। तो 1600 ईस्वी में भारत पर किसका शासन था? आप 16वीं शताब्दी में किसका शासन था? मुग़ल सम्राट का था। किसका था? मुग़ल सम्राट का था। और 1600 में जब समकालीन अकबर थे, 1600 में
अकबर 1642 में पैदा हुआ था, 1542 में पैदा हुआ था और 1605 तक उसने शासन की, 1605 में मृत्यु हुई थी, यानी 1605 तक वो गद्दी पर था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुगल सम्राट अकबर के समय में हुई थी। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। 6 नंबर सवाल क्या है कि 6 नंबर सवाल है भूदान और ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये महाराष्ट्र के एक बहुत ही बड़े परोपकारी थे, जिनके पास काफ़ी संपत्ति एकत्र थी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक गांव का दान कीजिए या अपनी कुछ उस भूमि का दान कीजिए जिस पर आप खेती नहीं करते हैं, अपनी उस भूमि का दान कीजिए जिस पर आप खेती नहीं करते हैं। तो बहुत से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन बहुत कम मात्रा में लिया। तो इसको महाराष्ट्र में शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इसमें दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? देखिएगा, दांडी यात्रा किसने नमक कानून तोड़ने की बात की है, यानी सविनय अवज्ञा जब 1930 में शुरू हो रहा था तब की बात है। तब पंडिता रमाबाई, मैडम कामा, ये सब कमला देवी, ये सब होंगी नहीं। तो इसमें से हो जाएगा आपका नॉट ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इस कार्य को सरोजनी नायडू ने इनसे कहा था। किसने कहा था? सरोजनी नायडू। ठीक, किसने? सरोजनी नायडू ने इस बात का गांधी जी से कहा था कि आप अपने इस आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखिए, इसको महिलाओं को भी छूट दीजिए। ठीक, तो देखते हैं अगला सवाल कि अगला सवाल देखते हैं। सवाल 8 नंबर है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। किस क्रांति के साथ? फ्रांसीसी क्रांति। आपको हम इतिहास बता देते हैं फ्रांसीसी क्रांति का, कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट शासक बना। फ्रांस का शासक कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया क्या कि लगभग समस्त यूरोप पर उसने कब्जा कर लिया और समस्त यूरोप को एक सूत्र में बांध दिया। वहाँ पर एक जैसा कानून, एक जैसी परिवहन व्यवस्था बहुत ही कम समय में उसने ऐसा डेवलप कर दिया कि लोगों के अंदर एक एकता की भावना विकसित हो गई। जो अभी तक राष्ट्र एकत्रित नहीं हुए थे, जैसे इटली हुआ, जर्मनी हुआ, पुर्तगाल हुए, ये एकत्रित नहीं हुए थे और ये बिखरे हुए थे छोटे छोटे टुकड़ों में, जमींदार के रूप में बिखरे हुए थे वहाँ पर भी। तो जब नेपोलियन ने ऐसा किया तो सभी के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई। तो किस आपका आंसर इसमें सही हो जाता है? डी नंबर, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, तो अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? डी नंबर, फ्रांसीसी क्रांति आपका सही हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि 9 नंबर सवाल क्या कहता है? सरकार निम्नलिखित में से किन कारण से बम्बई से सिंध प्रांत का, किस अधिनियम से बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण किया था? किस अधिनियम से? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया था। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया था। ठीक है, तो आपका 9 नंबर का ऑप्शन डी नंबर सही हो जाता है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और ये सिंगापुर में दिया था इन्होंने आईएनए के सिपाहियों से। किससे? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आईएनए के सिपाहियों से दिया था। उन्होंने वहाँ पर पड़ांग एक स्थान है सिंगापुर में, कौन सा स्थान है?
पड़ांग एक स्थान है सिंगापुर में जिसको भी भारत सरकार ने अपना 75वां धरोहर स्थल राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया है। सिंगापुर में ये स्थान है, क्यों दिया है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने पड़ांग नामक स्थान से दिल्ली चलो का नारा दिया था। देखते हैं अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है, यानी कि आपको भरना है भारत और भूटान, भारत और नेपाल और तिब्बत, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर लगभग के है, 8,850 मीटर लगभग है, ठीक है। तो इसको नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। नेपाल और चाइना भी ऑप्शन में होता तो सही होता है, क्योंकि तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो ये नेपाल और तिब्बत के बीच है। तो आप कौन सा सही, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। 12 नंबर देखते हैं सवाल, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण जो है, आप अक्टूबर में देखते होंगे कि काफ़ी आर्द्रता रहती है, उमस भी रहती है, काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता रहती है। जब आर्द्रता रहती है तो सूर्य की रोशनी जो ऊपर से तो चली आती है, सूर्य की रोशनी ऊपर से तो चली आती है, लेकिन जब वो पृथ्वी से गर्म होकर रिफ्लेक्ट होती है तो वो पानी उसको ऊपर नहीं जाने देता है, क्योंकि पानी ऊष्मा का कुचालक है। यानी कुचालक तो नहीं, लेकिन उन रेखाओं को रोक लेता है, तो उसीलिए आर्द्रता बढ़ जाती है। तो क्या होगा? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अक्टूबर की गर्मी क्यों होती है? उच्च आर्द्रता होती है इस समय, इसीलिए उच्च तापमान होता है, इसीलिए इसको अक्टूबर की गर्मी बोलते हैं। यानी हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। ओके, आगे आते हैं 13 नंबर सवाल पर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से आगे है। यानी जो लंदन में एक ग्रीनविच नामक स्थान है, वहाँ से एक हमारी मध्याह्न रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? जो पूरे विश्व के समय को बांटती है, पूरे विश्व के समय को 2 हिस्सों में बांटती है। एक होता है कि उस रेखा से, जैसे एक हमने लाइन बना दी, ये ग्रीनविच नामक लाइन है लंदन का। ये कौन सा स्थान है? लंदन। मान लेते हैं क्या है? लंदन है, ठीक। यहाँ पर GMT स्टेशन है जहाँ से समय को निर्धारित करते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच मध्य में है। ओके, तो जब हम यहाँ से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ये हो गया ईस्ट, और यहीं से ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम की ओर। तो जब हम एक दिन पूरब जाते हैं आगे, तो 12 घंटा आगे बढ़ जाता है। यानी हम आपको तरीका बताएंगे एक, कि गो टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, गो टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, एंड गो टू वेस्ट 1 डे मोर टू लेस। आपको वेस्ट जाएंगे, वेस्ट जाना है तो एक दिन हमें कम करना होगा, और पूरब जाएंगे तो एक दिन हमें बढ़ा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे ये आगे है, ठीक, 5.5 घंटे आगे है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है? सी नंबर, यानी GMT, जो कि भारत के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है GMT। जो भारत का मानक समय है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक। तो इनसे होकर गुजरती है। आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण ठीक, क्या है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण नहीं है? कौन सा इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं हो सकता है जनसंख्या को जो प्रभावित करे? तो कौन सा नहीं हो सकता इसमें? पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता क्या है कि खनिज हो सकता है, औद्योगिकीकरण हो सकता है, शहरीकरण हो सकता है। जनसंख्या वितरण को पानी की उपलब्धता प्रभावित करती है। क्या है कि जनसंख्या वितरण को पानी की उपलब्धता प्रभावित करती है। जहाँ पानी अधिक होता है, नदियों के किनारे लोग अधिक बसते हैं, तालाबों के किनारे लोग अधिक बसते हैं, झीलों के किनारे लोग अधिक बसते हैं। इसलिए शहरीकरण जहाँ होता है उसके आसपास लोग आकर बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस उनका अच्छा खासा चलता है,
शहरीकरण जहाँ होता है लोग वहाँ पर आके बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका अच्छा खासा बिजनेस चलता है, तो इसलिए लोग वहाँ पर बसते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन, शहरीकरण, पानी की उपलब्धता, और जहाँ पर औद्योगिकरण होता है वहाँ पर लोगों को ड्यूटी करना होता है और लोग बिल्कुल टाइम टू टाइम का पंक्चुअल होना पड़ता है, रोज़ सुबह जाना पड़ता है, ड्यूटी करना पड़ता है, इसलिए वहाँ भी लोग बढ़ेंगे। तो आपका जहाँ खनिज पाया जाएगा वहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जहाँ खनिज पाया जाता है वहाँ पर प्रदूषण होता रहता है, इसलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला स्लाइड कहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि बिहार में एक नदी है जिसको बिहार के दुर्भाग्य के नाम से ही जाना जाता है, कि ये बिहार का दुर्भाग्य है, कि कोसी नदी को हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी नदी हो जाती है आपकी, कोसी रिवर हो जाती है। फिर अगला सवाल है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को जो अंतिम स्वीकृति देता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, NDC, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। कौन सा, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन 1952 में स्थापित हुआ था। कब, 1952 में स्थापित हुआ था, जो कि योजना आयोग के तहत काम करता है, और ये भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को मूल्यांकन करता है और उनको स्वीकृति देता है। मेन स्वीकृति यही देता है NDC। ये संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। 16 हो गया। 17 नंबर देखते हैं कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां संबंधित क्षेत्र से होती हैं। तो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र को अधिक यूज किया जाता है। किस क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र को अधिक यूज किया जाता है, ठीक। किसको, प्राथमिक क्षेत्र को अधिक यूज किया जाता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र बता देते हैं, किसी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन, प्राइमरी होता है, ठीक, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी होता है। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी होता है। तो प्राइमरी क्या करते हैं कि जहाँ पर ज़मीन से जुड़े हुए कार्य जो होते हैं, जैसे खेती करना प्राइमरी हो गया, मछली पालना प्राइमरी हो गया, मुर्गी पालन प्राइमरी हो गया। मतलब जहाँ पर वो उसे प्रोडक्ट और अधिक बनाया जाए तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी क्षेत्र, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा प्राथमिक क्या है। और सेकेंडरी में जहाँ पर जैसे कि हम गेहूँ पैदा करते हैं, गेहूँ पैदा करना प्राइमरी सेक्टर हो गया, लेकिन गेहूँ से आटा बनाना सेकेंडरी हो गया, और आटे से ब्रेड बनाना, डबल रोटी बनाना क्या हो गया, टर्शियरी हो गया। टर्शियरी में ज़्यादातर सेवा क्षेत्र आता है। कौन सा आता है, सेवा क्षेत्र आता है, ठीक। और टर्शियरी में कौन सा क्षेत्र आता है, तृतीय क्षेत्र में कौन सा आता है, सेवा आता है। और सेकेंडरी में कौन आता है, तो सेकेंडरी में आपका औद्योगिक क्षेत्र आता है। कौन आ जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, यानी इंडस्ट्रियल से जो जुड़े होते हैं वो आ जाते हैं औद्योगिक में। और प्राइमरी से जो उत्पादक होते हैं, प्राइमरी उत्पादक, जैसे कि चींटी क्या हो गई, एक प्राइमरी कंज्यूमर होती है, ठीक। तो जो उत्पादक होते हैं ये, तो आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। आपका अगला आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन सवाल है कि आपका अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के क्षेत्र रणनीति का हिस्सा था। कौन सा था, तो इसमें हरित क्रांति से संबंधित हिस्सा कौन सा था, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। हरित क्रांति का उद्देश्य था कि प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है,
जब प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उसके लिए अच्छी किस्मों के बीज को यूज करना होगा, यानी कि आपका पहला नंबर सही हो जाता है। ठीक, बी नंबर ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो। बी नंबर रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाएगा। श्योर सी बात है, जब हम रासायनिक उर्वरक प्रयोग करेंगे और पीड़कनाशी जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ रोग होते हैं और कुछ कीड़े पतंगे होते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए हम पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं। सिंचाई बहुत आवश्यक है फसलों के लिए। तो आपका 18 नंबर में ऑप्शन डी नंबर आंसर सही हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है कि इसमें है 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। कौन सी वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो इसमें भारतीय स्टेट बैंक और HSBC बैंक वाणिज्यिक बैंक बता देते हूँ कि वाणिज्यिक बैंक होती क्या हैं। ऐसी बैंकें जो व्यापारिक क्षेत्रों में पैसा लगाती हैं, लोन देती हैं, पैसा जमा कराती हैं, बीमा करवाती हैं, तो वो व्यापारिक बैंकें हो जाती हैं, क्योंकि उनको अपने व्यापार से कुछ ना कुछ लाभ कमाना है, तो वो हमें लोन देती हैं, उसके बदले में ब्याज लेती हैं, ब्याज उनका लाभ होता है। ठीक है, तो वो व्यापारिक बैंकें हैं। तो इसमें आपका सिडबी जो है वो व्यापारिक बैंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिडबी जो है केवल इस सवाल को हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, आपको सही आंसर इसका बताएंगे, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। आपका 20 नंबर सवाल देखते हैं कि 20 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? क्या है सवाल? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? ठीक, तो जो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं, वैधानिक निगम जो होते हैं, ये एक संसद के तहत किसी कानून के तहत स्थापित किए जाते हैं। वैधानिक निगम यानी ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 21 नंबर सवाल पर। क्या कहता है? भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत की संघ कार्यकारिणी से संबंध यानी एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री से भारत के संघ में कौन कौन रहते हैं? तो आप जानते हैं कि पीएम रहता है। ठीक, पीएम रहता है और राष्ट्रपति रहता है। कौन रहता है? राष्ट्रपति रहता है। और केंद्र के सभी मंत्री रहते हैं। केंद्र के सभी मंत्री रहते हैं। सांसद जो होते हैं वो केंद्र के होते हैं। कौन? सांसद जो होते हैं वो केंद्र से संबंधित होते हैं। लोकसभा राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो केंद्र से संबंधित होते हैं, तो वो केंद्र की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। यानी आप कह सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केंद्र की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कौन? राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं कुछ भी। तो राज्य इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये आंसर सही लग रहे होंगे। सही क्यों? बिल्कुल ये सही ही हैं। ठीक है, देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या है कि 22 नंबर सवाल के पास ऑप्शन में कुछ फिल करना है। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं आर्टिकल 32 में किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू कर सकता है या मूल अधिकारों के लिए रिटे जारी कर सकता है, उनके प्रवर्तन के लिए वो कानून बना सकता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करे, मूल अधिकारों को लागू करे। लोगों के यदि मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो लोग इस आर्टिकल के तहत, संविधान के आर्टिकल मूल अधिकार भाग 3 के आर्टिकल के तहत 32 आर्टिकल के तहत भाग 3 में है। ठीक है, इसके तहत लोग पहुंच सकते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर अपने मूल अधिकारों के लिए
लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने मूल अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 22 नंबर का ऑप्शन सही आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय 226 के तहत जाता है, उच्च न्यायालय 226 के तहत ये कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है कि एक मिनट, हाँ कौन सा सवाल था? तेईस नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि है अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? कौन कर सकता है किसी प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना? तो ये संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। 24 नंबर का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? संसद कर सकती है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो आर्टिकल 124 संविधान में आर्टिकल 124 क्या कहता है कि भारत संघ में एक न्यायालय स्थापित किया जाएगा जो पूरे भारत पर कंट्रोल करेगा, मूल अधिकारों को लागू करेगा, संविधान का रक्षा करेगा, संविधान की रक्षा करेगा। ये सर्वोच्च संविधान का प्रहरी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय को हम संविधान का प्रहरी भी कहते हैं। आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है तारों का रंग? उनके तापमान पर निर्भर करता है। आप लोग इसमें पृथ्वी से दूरी पर मत मारिएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से दूरी पर ये केवल पता चलता है कि वो टिमटिमा रहा है या नहीं टिमटिमाता। ठीक, बट हमें से ये उसके रंग का निर्भर नहीं होता कि श्वेत है या डार्क है। ठीक है, उसके तापमान से हम पता चलता है। जैसे सूर्य का तापमान बहुत अधिक है। ठीक, तो क्षमा करिएगा, 26 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी से दूरी, क्योंकि सूर्य हमारे पास है तो उसको हम देख लेते। सूर्य सभी तारों में सबसे पास है हमारे। पृथ्वी के सबसे पास कौन है? सभी तारों में पृथ्वी के सबसे पास कौन है? तो सूर्य है। सभी जितने तारे हैं हमारे यूनिवर्स में सबसे पास हमारा सूर्य है। तो हम दूरी के अनुसार पता लगा लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, अगर ताप हमारे पास अधिक है, मतलब कम दूरी है, जो सोर्स हीट जनरेट कर रहा है, तो हमें लगेगा कि बहुत अधिक हीट जनरेट कर रहा है। सूर्य जब कम दूरी पर होता है तो बहुत अधिक गर्मी होती है और वो लाल दिखता है। ठीक है, और जब खोपड़ी पर आ जाता है तो बिल्कुल सफ़ेद दिखता है। तो यही कह सकते हैं कि इसकी दूरी पर निर्भर करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें आपका आंसर पृथ्वी से दूरी सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? जो तापमान को बढ़ा देती हैं, पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ा रही हैं। जैसे कि कौन कौन है? CO2 हो गया, और CO2 हो गया पहले नंबर पर। O3 हो गया, O3 यानी कि ओजोन। O3 कौन सी गैस है? ओजोन है। और CFC कौन सी? CFC गैस हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, ये गैसें। और मेथेन हो गई CH4। मेथेन बहुत ही गर्म गैस है, जो कि ये मेथेन है CH4। मेथेन का फार्मूला क्या होता है? ठीक, तो CH4, मेथेन, CO2, O3, CFC और कुछ और भी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाती हैं। देखते हैं
आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 28 नंबर सवाल देखते हैं। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया एक रोग है जो मानव शरीर के श्वास को प्रभावित करता है, श्वास नली को प्रभावित करता है। यानी श्वास नली को प्रभावित करने का मतलब है कि आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। कौन? निमोनिया रोग में, जो कि डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है। किसके कारण? डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है। ठीक है, तो आपका डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है, तो ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। 29 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो हम देखते हैं कॉटन। कॉटन रुई को बोलते हैं। कॉटन कैसा है? कॉटन यानी कि हम कपास को बोलते हैं कॉटन। कॉटन किसको बोलते हैं? कपास को बोलते हैं। तो ये क्या है? एक वनस्पतिक रेशा है। ठीक, कॉटन क्या है? एक वनस्पतिक रेशा है। ठीक है, और जूट जिसे बोरियां बनती हैं वो भी एक पटसन से पैदा होता है जूट। तो ये भी जूट किससे पैदा होता है? पटसन नामक पौधे से पैदा होता है जूट। और कॉटन किससे पैदा होता है? तो ये कपास के पौधे से प्राप्त होता है। फ्लैग भी एक है। तो नायलॉन जो है ये कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, आर्टिफिशियल तरीके से, मैनमेड द्वारा, आदमियों द्वारा बनाया गया नायलॉन है, जो कि नायलॉन एक वनस्पतिक रेशा नहीं है। तो आपका 80 नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है अगला सवाल? पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो आप जानते हैं पादप कोशिका का मतलब है प्लांट सेल। प्लांट सेल किससे बनी होती हैं? तो प्लांट सेल सेलुलोज से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? आपका 30 का सवाल, 30 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? सेलुलोज। इसमें देखते हैं कि पहले जीएस कर लिया जाता है। मैथ के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक, मैथ के लिए अगला वीडियो बनाया जाएगा। हाँ, ये हिंदी है। आइए हिंदी कर लेते हैं। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि शब्द में महा प्लस ऋषि, इसका सही संधि विच्छेद होगा। महर्षि आप देख रहे होंगे, महा प्लस ऋषि, क्या? महा प्लस ऋषि हो जाएगा। आ प्लस कौन सा? छोटा आ प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाता है? महा प्लस ऋषि। आइए देखते हैं अगला सवाल 37 नंबर कि शब्द युग्म का अर्थ भेद सही होगा। अंश, हंसा, कंधा,